हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग अपने इस चैनल ज्ञान विथ जेएमडी में एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आए हैं। इस टॉपिक का नाम है व्याकरण। व्याकरण जिसको इंग्लिश में बोला जाता है ग्रामर। इस वीडियो में हम लोग व्याकरण के बारे में जानेंगे कि आखिर व्याकरण कहते किसे हैं और इसकी परिभाषा क्या होती है। इसके अलावा हम लोग व्याकरण के प्रकार के बारे में या उनके भेद के बारे में जानेंगे एवं उनके भेदों की परिभाषाओं को भी जानेंगे। तो दोस्तों, व्याकरण की पूरी जानकारी के लिए आप लोग वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखें। तो सर्वप्रथम हम लोग व्याकरण की परिभाषा को देखते हैं कि आखिर व्याकरण की परिभाषा क्या होती है। तो व्याकरण की परिभाषा कुछ इस प्रकार है। व्याकरण एक ऐसा शास्त्र है जिसके द्वारा हम किसी भी भाषा को शुद्ध रूप में पढ़ते, लिखते एवं समझते हैं, उसे व्याकरण कहते हैं। तो दोस्तों, व्याकरण एक ऐसा शास्त्र है जिसके द्वारा हम किसी भाषा को शुद्ध रूप में पढ़ते, लिखते एवं समझते हैं, उसे व्याकरण कहते हैं। तो इसका तात्पर्य यह है कि ऐसा शास्त्र जो किसी भाषा को शुद्ध रूप से पढ़ना सिखाए, उसको लिखना सिखाए एवं उसको समझना सिखाए, उसे हम लोग व्याकरण कहते हैं। क्योंकि जब तक कोई भी वाक्य शुद्ध नहीं होगा, न ही उसको हम लोग पढ़ सकते हैं सही से, न ही सही से उसका उच्चारण कर सकते हैं और न ही उसे समझ सकते हैं। तो समझने की, लिखने की और पढ़ने की जो समझ है वो व्याकरण के द्वारा ही विकसित होती है। तो व्याकरण ही वह शास्त्र है जिसके द्वारा हम किसी भाषा को शुद्ध रूप में पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं एवं उसे समझ सकते हैं। तो दोस्तों, हम लोग जान चुके हैं कि व्याकरण किसे कहा जाता है। व्याकरण एक ऐसा शास्त्र जिसके द्वारा किसी भाषा को शुद्ध रूप में पढ़ना, लिखना एवं समझना जाना जाए, वो व्याकरण होता है। अब हम लोग व्याकरण के भेद के बारे में जानते हैं। तो व्याकरण के मुख्य रूप से 4 भेद होते हैं। आइए देखते हैं कौन कौन से। पहला जो भेद है वो है वर्ण, दूसरा शब्द, तीसरा वाक्य और चौथा पद। वर्ण, शब्द, वाक्य, पद, ये चारों भेद व्याकरण के होते हैं। अब हम लोग बारी बारी से इनकी परिभाषाओं को देखते हैं और इनको पूरी तरह से समझने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों, व्याकरण का जो पहला भेद है वो है वर्ण। आइए इसकी परिभाषा देखते हैं। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड या टुकड़े नहीं हो सकते हैं। एक बार फिर से देखते हैं परिभाषा। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड या टुकड़े नहीं हो सकते हैं। तो दोस्तों, वर्ण उनको कहा जाता है, उस मूल ध्वनि को कहा जाता है जिसका खंड यानी उसको तोड़ नहीं सकते हैं हम लोग। जैसे हो गया क और इसमें ये लगा दिए तो ये हो गया हलंत। यह है हलंत, इसको हलंत बोलते हैं। ये क, इसका मतलब हुआ जब हलंत किसी शब्द पे लग जाता है, किसी वर्ण पे लग जाता है, माफ़ कीजिएगा, तो वह वर्ण आधा हो जाता है। तो ये अब इसका टुकड़ा नहीं हो सकता है। उस तरह से ख, इसके नीचे हलंत, तो ये भी आधा ख है, तो इसका टुकड़ा नहीं हो सकता है। उसी प्रकार से अ का भी टुकड़ा नहीं हो सकता है, यानी इसको तोड़ा नहीं जा सकता है। तो वर्ण किसे कहते हैं? तो वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड या टुकड़े नहीं हो सकते हैं। जैसे अ, क, ख, ट, च, प आदि। यानी ये ऐसे वर्ण हैं, ऐसी ध्वनियाँ हैं जिनके टुकड़े नहीं हो सकते हैं, उन्हें ही वर्ण कहा जाता है।
वर्ण की परिभाषा के बाद अब हम लोग व्याकरण का दूसरा भेद देख लेते हैं। व्याकरण का दूसरा भेद है शब्द। आइए इसकी परिभाषा देखते हैं। दो या दो से अधिक वर्णों के मिलने से बनने वाले सार्थक अर्थ को शब्द कहते हैं। एक बार पुनः देखते परिभाषा। दो या दो से अधिक वर्णों के मिलने से बनने वाले सार्थक अर्थ को शब्द कहते हैं। यानी जब दो या दो से अधिक वर्णों का मेल होता है तो एक सार्थक अर्थ बनता है जिसको शब्द कहते हैं। तो दोस्तों, वर्ण की परिभाषा अभी हम लोगों ने जान ली कि वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड या टुकड़े नहीं हो सकते हैं। उनमें थे अ, क, ख, ट, च, प, म, ल, य, जो भी है वो सब वर्ण होते हैं। तो दो या दो से अधिक वर्ण जो आपस में मिल जाए और उनसे फिर एक सार्थक अर्थ निकले, उसी को शब्द कहते हैं। और यहाँ पे देखिए, गौर करने वाली चीज़ है एक सार्थक। सार्थक क्या होता है इसको समझ लेते हैं। तो सार्थक का तात्पर्य होता है ऐसा शब्द जिसका अर्थ निकले, ऐसा शब्द जिसका अर्थ निकले। जैसे म प्लस त, ये हो गया मत, यानी इसका अर्थ निकला। मत मतलब नहीं। और दूसरा मान लीजिए एक कोई और लेते हैं, दो वर्ण और ले लेते हैं, जैसे न त, नत, नत, इसका कोई भी अर्थ नहीं निकला। तो जिसका अर्थ निकले वो सार्थक और जिसका अर्थ नहीं निकले वो निरर्थक। तो वही कहता है कि दो या दो से अधिक वर्णों के मिलने से बनने वाले सार्थक अर्थ को शब्द कहते हैं। सार्थक अर्थ निकलेगा उस शब्दों के मिलने से, तभी वो शब्द कहलाएगा, अन्यथा वो नहीं कहलाएगा। देख लेते हैं इसका उदाहरण। जैसे क जमा ल जमा म, क प्लस ल प्लस म, ये जब तीनों वर्णों को जोड़ दिया जाएगा तो ये बन जाएगा कलम। उसी तरह से क जोड़ म जोड़ ल, जब इन तीनों वर्णों को जोड़ दिया जाएगा तो ये बन जाएगा कमल। तो ये कलम जो होता है उससे लिखते हैं और कमल जो होता है वो पुष्प का नाम है। तो ये सार्थक शब्द हुए क्योंकि इनका अर्थ निकलता है। देख लेते हैं दूसरा चीज, ल जमा क जमा म, तो ये तीनों जब वर्ण जुड़ेंगे तो ये बन जाएगा लकम। तो लकम कोई शब्द नहीं है, इसका कोई भी अर्थ नहीं निकलता है। तो ये जिसका अर्थ नहीं निकलता है वो निरर्थक शब्द कहलाते हैं। उसी तरह से म जोड़ क जोड़ ल, मकल, तो मकल जो है इसका भी कोई अर्थ नहीं निकलता है, तो ये भी निरर्थक शब्द होते हैं। तो शब्द की परिभाषा हम लोगों ने देख ली कि दो या दो से अधिक वर्णों के मिलने से बनने वाले सार्थक अर्थ को शब्द कहते हैं। शब्द की परिभाषा के बाद अब हम लोग व्याकरण का तीसरा भेद देखते हैं। व्याकरण का तीसरा भेद जो है वो है वाक्य। आइए इसकी परिभाषा देख लेते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों के मिलने से जो सार्थक अर्थ बनता है उसे वाक्य कहते हैं। पुनः देखते हैं इसकी परिभाषा। दो या दो से अधिक शब्दों के मिलने से जो सार्थक अर्थ बनता है उसे वाक्य कहते हैं। दोस्तों, हमने शब्द की परिभाषा में दो या दो से अधिक वर्णों से मिलने वाले सार्थक अर्थ को शब्द कहते हैं, ये जाना था। यहाँ पे देखिए, दो या दो से अधिक शब्द के जब का मेल हो, जो दो या दो से अधिक शब्द जब मिलें तो उनसे जब कोई सार्थक अर्थ बनता है तो उसे वाक्य कहते हैं। तो इन्हें यहाँ पे शब्दों को मिलाना है। जैसे एक शब्द हुआ मैं, एक शब्द हुआ पढ़ाता, एक शब्द हुआ हूँ। तो जब इन तीनों को जोड़ दिया जाएगा तो एक सार्थक अर्थ बनेगा, मैं पढ़ाता हूँ। यह एक सार्थक शब्द है। उसी तरह से राम जोड़ मेरा जोड़ भाई, यहाँ पे देखिए जोड़ आना चाहिए, जोड़ है।
तो जब इन सभी को जोड़ा जाएगा तो ये बनेगा राम मेरा भाई है, तो ये भी एक सार्थक शब्द है। तो ऐसे शब्द जिन्हें दो या दो से अधिक ऐसे शब्द जिन्हें जोड़ा जाए, जो मिलाया जाए जिन्हें, उनसे जब कोई सार्थक अर्थ बने तो उसे वाक्य कहते हैं। अगर इनको जोड़ने से, किसी और वाक्य को जोड़ने से, माफ़ कीजिएगा, किसी और शब्दों को जोड़ने से जब उनका अर्थ सार्थक नहीं हो तो वो निरर्थक अर्थ बन जाएंगे, तो उसे वाक्य नहीं कहा जाएगा। जिनसे सार्थक अर्थ बने वही वाक्य कहलाएंगे। व्याकरण का जो चौथा भेद है, चौथा और अंतिम भेद है, वो है पद। आइए इसकी परिभाषा देखते हैं। तो इसकी परिभाषा कुछ इस प्रकार है। वाक्य में प्रयुक्त होने वाले शब्द को पद कहते हैं। वाक्य में प्रयुक्त यानी प्रयोग होने वाले शब्द को पद कहते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे यह आम कच्चा है, तो जो यह है, आम है, कच्चा है शब्द है, ये जब वाक्य में प्रयोग हो रहे हैं, ये जो शब्द हैं, जैसे यह एक शब्द है, आम एक शब्द है, कच्चा एक शब्द है एक शब्द है, तो जब ये वाक्य में प्रयोग हो रहे हैं तो ये सभी शब्द पद कहलाएंगे। जब ये वाक्य में प्रयोग हो रहे हैं तो ये सभी शब्द जो हैं वो पद कहलाएंगे। तो वाक्य में प्रयोग होने वाले शब्द को पद कहते हैं। तो जब भी कोई वाक्य बने और उनमें जो भी शब्द आए, सार्थक शब्द आए, उन्हें हम लोग पद कहते हैं। तो इसमें यह भी पद है, आम भी पद है, कच्चा भी पद है और है भी पद है। उसी प्रकार से राम सो रहा है, यह भी एक सार्थक वाक्य है। तो इसमें जितने भी शब्द आ रहे हैं वो पद कहलाएंगे। यानी राम भी पद है, सो भी पद है, रहा भी पद है और है भी पद है। यानी ये सारे जो है वो पद है। तो वाक्य में प्रयोग होने वाले शब्द को पद कहते हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारा जो महत्वपूर्ण विषय था, महत्वपूर्ण टॉपिक था व्याकरण, यहीं पे समाप्त होता है। आज की टॉपिक में हम लोगों ने व्याकरण की परिभाषा, व्याकरण के भेद और व्याकरण के भेदों की परिभाषाओं को जाना और समझा कि आखिर व्याकरण किन्हें कहा जाता है, उनके भेद कौन कौन से हैं। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको ये जानकारी काफ़ी अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों, ऐसे ही और भी अच्छे अच्छे वीडियो देखने के लिए, ज्ञानवर्धक बातों को जानने के लिए आप लोग आपके अपने मन पसंदीदा चैनल ज्ञान विथ JMD को यूं ही प्यार करते रहें और लाइक करके और सब्सक्राइब अपने दोस्तों से, अपने परिवारजनों से करवाएं, ताकि हम लोग और भी आगे अच्छे अच्छे वीडियो बनाते रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।